श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज बहुत ही प्राउड मोमेंट्स के साथ अपने स्टूडियो में उपस्थित हूँ। साथियों, जब मैं कह रहा हूँ प्राउड मोमेंट्स, तो आपको भी जल्द समझ आएगा कि आज जो हमारे विशेष मेहमान हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं। मैंने अपने कॉलेज डेज में, अपने कैरियर में मिस्टर अशोक भान का बहुत अलग अलग लर्नेड लोगों से इनका नाम सुना, और जब मुझे पता लगा कि आप यहीं गुड़गांव के रहने वाले हैं और इत्फाक से मैडम अनुराधा दास से परिचित हैं, तो मैंने अनुराधा से गुजारिश करी कि किसी भी तरीके से आप मिस्टर अशोक भान को हमारे स्टूडियो में लाएं, क्योंकि श्रोताओं, मेरा हमेशा आपसे ये वादा रहता है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जो भी हमें महारत रखने वाले लोग मिलते हैं, हम उनको अपने स्टूडियो में लाते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। मिस्टर अशोक भान, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और आज आप हमारे ऑडियंस को मुखातिब करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। धन्यवाद गंभीर जी। मैं तहे दिल से अनुराधा जी का भी शुक्रिया करता हूं। अपनी व्यस्त लाइफ में ये हमेशा हमारे स्टूडियो के लिए काम करने को तत्पर रहती हैं, और आज इन्हीं के सौजन्य से हम मिस्टर अशोक भान को अपने स्टूडियो में पा रहे हैं। तो सर, एक बार फिर से आप दोनों का आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बातचीत आपसे शुरू करते हैं। मिस्टर अशोक भान, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस से अपना परिचय दें, क्योंकि आप एक ऐसी लीगल ल्यूमिनरीज हैं। आपके क्षेत्र में लोग आपके नाम से परिचित हैं, आपकी विद्वता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे साधारण श्रोता आपके बारे में परिचय जान सकें, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना परिचय स्वयं दें। मेरा नाम अशोक भान है जी। मैं जन्मा हूँ कश्मीर में, एक बिज़नेस फैमिली में, और उसके बाद मेरे पिताजी फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए, और फिर फ्रीडम स्ट्रगल में जेल भी गए और उनको ताम्रपत्र भी मिला। फ्रीडम फाइटर का वो जो ताम्रपत्र होता है वो मिला, और वो फिर अपना साधारण जीवन एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे, एक स्पिरिचुअल आदमी के तौर पे, एक रिलीजियस आदमी के तौर पे, और एक बहुत ही माननीय सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे उनका मैं थोड़ा सा जिक्र करूं। उन्होंने पहली बार रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया कश्मीर की धरती पे। ओके। क्योंकि कश्मीर की धरती पे कभी और कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, वहाँ सिर्फ शैविज़्म का ही इन्फ्लुएंस होता था। तो रामकृष्ण परमहंस को कश्मीर में लाके उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की मूवमेंट और विवेकानंदा मूवमेंट काफ़ी आगे बढ़ाई कश्मीर में। हालांकि स्कोप बहुत कम थी, वहाँ हिंदूज कम थे, मगर जम्मू में, कश्मीर में। और मैंने एक बार उनको पूछा, मैंने कहा हम तो, हमारी हेरिटेज बहुत स्ट्रांग है, हम 5000 साल से इस धरती पे हैं जी, कश्मीर में, और कश्मीर का एक अपना इतिहास है। यस। तो ये बंगाल के स्वामी जी को आप क्यों लेके आए? राइट। तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है
कि हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन के साथ कैसे कनेक्ट होंगे हम, राइट, क्योंकि हमें हमारी सभ्यता, हमारी हेरिटेज, हमारी सिविलाइजेशन तो पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है, मगर किसी वजह से ये थोड़ा सा दूर हो गई थी। ठीक, अब इसको कैसे, किस आधार पर लिंक करें? जी, तो चूंकि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंदा एक नए सोच के साथ हिंदू सिविलाइजेशन का बढ़ावा करने आए थे भारत देश में, और विश्व में विवेकानंदा जी ने भारत की सिविलाइजेशन का एक मैसेज दिया था। राइट, तो उन्होंने कहा तो ये तो लाजमी तौर है कि हम कश्मीरी हिंदू जो हैं उनको भी हिंदुस्तान की लार्जर सिविलाइजेशन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये उनका उद्देश्य था रामकृष्ण परमहंस का। आप देखें सर, कितनी गहरी और समझदार वाली सोच थी कि आगे चलकर इसी कंसेप्ट को बहुत बढ़ावा मिला, और वहाँ पर भी कश्मीरी हिंदूज ने डोमिनेट भी किया, बाद में सफ़र भी किया। लेकिन सर, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं उनकी सोच बहुत ही दूरंदेशी रहती है। तो फिर सर आप लोग कहाँ सेटल कहाँ हुए? नहीं, ऐसा था, थोड़ा सा मैं और कहना हाँ जी, चाहता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। वो फ्रीडम स्ट्रगल में इसलिए भी इन्वॉल्व हुए थे जी, क्योंकि हमारा खानदान बहुत बड़ा खानदान था, रिश्तेदारी बहुत थी, पढ़े लिखे लोग सब थे। तो उन दिनों जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई तो क्विट इंडिया में कश्मीर से भी हमारे लोग थे, और मेरे फादर साहब के मसेरे भाई पंडित द्वारकानाथ काचरू पंडित नेहरू के साथ काम करते थे। राइट, तो वो भी एक प्रेरणा थी कि कश्मीर के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे वो सब फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हो गए। और दूसरा एक चैलेंज था कश्मीर में, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था वो, और वहाँ के मुसलमानों को भी फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जोड़ना एक उन्होंने अपने ऊपर दायित्व लिया था। राइट, और उस दायित्व को खूब निभाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंडित नेहरू की बुद्धिमानी से, शेख अब्दुल्ला के सपोर्ट से और कश्मीरी पंडितों के माध्यम से जी, और फौज के वैलर से जी, आज अगर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जी। 1947 में भारत का भाग बना, जी, ये उन्हीं बुजुर्गों का देन है। जी, और आज की डेट में वही एक नींव बनी हुई है कश्मीर और भारत को जोड़ने की। जी, जी, नंबर 2 कि उसके बाद मेरे घर में मेरा बड़ा भाई था, मेरी बड़ी सिस्टर थी, और मैं सबसे छोटा था। जी, चूँकि ख़ानदान बड़ा था, जॉइंट फैमिली थी, तो पता ही नहीं होता था Right. कौन चाचा, कौन मामा, कौन भाई, कौन भतीजा। तो हम उसी माहौल में पले हुए हैं। राइट, तो शायद उन्हीं के जो सोशल एक्टिविज़म के जर्म्स और उन्हीं का जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन, जेल जाना, ताम्रपत्र लेना, फिर एक साधारण सी ज़िंदगी बसर करना, तो उन्हीं की एक प्रेरणा से मेरे में भी वो सिम्टम्स घुस आए। राइट, और मैं स्टूडेंट मूवमेंट के साथ कश्मीर में इन्वॉल्व हो गया। ओके, यू वर स्टडिंग देयर? आई वॉज स्टडिंग इन कश्मीर। राइट, तो मैंने ग्रेजुएशन तक कश्मीर में पढ़ा मैं। ओके, उसके बाद मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हुआ, राइट, जहाँ से मैंने लॉ की ग्रेजुएशन करी। ओके, उसके बाद मैं कोशिश की मैंने कि मैं IAS IPS के एग्ज़ाम UPSC के दे दूं। एक बार अटेम्प्ट भी किया मगर हुआ नहीं। राइट, तो बाद में मुझे लगा कि प्रैक्टिस में रहना मेरे लिए ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा तन मन और टेम्परामेंट राइट, शायद लोगों की सेवा करने में था, जस्टिस सिस्टम को सर्विस करने का था, तो मैं इसी में जुट गया। साथ साथ मैं सियासत में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा, ओके, और सियासत के साथ साथ वहाँ काफ़ी गहमा गहमी थी जम्मू कश्मीर में। 1975 में मैं हार्डली 1-2 साल का ही वकील था, तो शेख साहब और इंदिरा गांधी का एक पॉलिटिकल एकॉर्ड हो गया, ओके, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मेन स्ट्रीम में आए और इंदिरा जी ने उनकी मदद की, राइट, और वो वहाँ चीफ मिनिस्टर बने। हम्म, आपको याद होगा कि कश्मीर में एक ऐसा तनाव था कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप का, कि कश्मीरी जो मेजॉरिटी थी वो कहते हैं कि अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप यूनियन ऑफ इंडिया के साथ डिटरमिन नहीं हुई थी, ओके, और ये एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप थी। हम्म, तो उस लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप में शेख साहब ने बहुत बार्गेन किया इंदिरा जी के साथ कि मुझे आप जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट कर दो, ओके, और जो गवर्नर है उसको आप सदर रियासत, सदर मीन्स प्रेसिडेंट, ठीक है, सदर रियासत मुनक्कद करो। राइट, तो जब एकॉर्ड हुआ तो एकॉर्ड में उन्होंने ये शर्तें रखनी शुरू की। ठीक, तो इंदिरा जी ने कहा ये तो पॉसिबल है नहीं, हम्म, तुम अपने लिए जो भी डेजिग्नेशन अपने घर में रखो, हम्म, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में डेजिग्नेशन रहेगी वो तो चीफ मिनिस्टर की रहेगी, ओके, और गवर्नर की सदर रियासत नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी गाड़ी में 2 झंडे लगाते थे, अच्छा, एक भारत का झंडा तिरंगा, ओके, और एक वहाँ का हल वाला झंडा था स्टेट का, ओके, क्योंकि वो झंडा परमिटेड था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K। राइट, तो शेख साहब कुछ न कुछ अपना अलग थलग दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, हालांकि सारा पैसा सब कुछ दिल्ली से लेते थे, और सारा जो डेवलपमेंट वहाँ था वो तो दिल्ली के बदौलत हुआ, यस, भारत के बदौलत हुआ, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से हुआ, मगर एक कोशिश थी उनकी यस, कि ये मैं अलग थलग कुछ दिखाऊं, राइट, और अपने लोगों को दिखाने के लिए उसने ये एक मैकेनिज्म डिवाइस किया कि 2 झंडे अपनी गाड़ी में राइट, लगाते थे जब वो सेक्रेटेरिएट जाते थे या टूर पे जाते थे। ठीक, तो ये एक सिलसिला वहाँ काफ़ी देर चला, और हम उसी के प्रोडक्ट हैं। हम यंग थे तो हमारे को एक इम्प्रेशनेबल एज थी पॉलिटिक्स में, तो हम ग्रैपल करने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन ऑफ इंडिया यस, कैसे और किस शेप में होनी चाहिए, क्योंकि अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर में, यस, और भारत का संविधान अलग था। भारत के संविधान के बेशतर क्लाजेज वहाँ एक्सटेंड हुए थे, यस, यस, मगर एक सेंटिमेंट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अलग थलग सा एक कश्मीर और जम्मू और लद्दाख का वो दिखता था। राइट, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप में वहाँ काफ़ी देर से रही। रहा। और सर, I feel that conflict is still continuing till today. That's not continuing. What the current dispensation in the government of India has done is, Yes, it has done away with that concept of separate constitution for J&K, yes, separate flag for J&K, and so-called within the larger entity of Indian entity, जो एक अलग एंटिटी रखना चाहते थे जम्मू कश्मीर के लोग, वो इस गवर्नमेंट ने बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट of 370, ऑफ 370, 35A और भी अब स्टेट का रीऑर्गेनाइज किया, Right. उसको यूटी बनाया, yes, yes,
हालांकि मैं भी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टूडेंट यूटी के हक में तो नहीं हूँ, क्योंकि हमारी स्टेट बहुत बड़ी थी Yes. और बड़ी है भी Right. in terms of its importance, geopolitical, strategic importance भी है, in terms of military management, in terms of national security. So इसको इस लेवल पे लाना, so every Kashmiri and every Jammu man is feeling slightly hurt on this. Okay. And they always strive for restoration of the statehood at least. Ab Right. to everybody realizes that 370 is gone and it is dusted. And it has been upheld by the constitutional bench of the Supreme Court of India. Yes. So therefore there is no scope for reviving that. Right. But reviving the state to its original position, there is a commitment within the parliament of Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah. Outside also they made many commitments. Recently he went to Kashmir, Prime Minister, Home Minister. They have been articulating this, that we will restore as and when situation demands the statehood. And people are waiting for that. And the new development is that after abrogation of 370, Yes. the state legislature was dissolved Yeah. Yeah. and there was no people's government. Yes. Now after 10 years. After 10 years, now the Election Commission has announced Yeah. 3-phase election, Yes. which will conclude by 1st of October Right. this year, and the new government formation would be thereafter after a week or some. That Right. would be a self-rule governance by the people's representatives. Right. So it has given relief to the people. Yes. They will, in large numbers, they already participated in parliament election. And according to me, that Jammu and Kashmir went into a very serious trouble and turbulence. And that turbulence continued for almost 35 years, very aggressively, very fiercely, and very violently. Yes. And the result of that conflict was that a population of 500,000 almost at that time in 90 was exited after inflicting very serious violence upon them. And many people were killed, including ladies, children, infants, old, young, and it was virtually an ethnic cleansing of a particular community Yes. in that region. So the consequence was that 500,000 people, without having any access to their belongings or property, had to leave Kashmir Valley in such a circumstances that they were almost naked. They left, and they had not taken any of their belongings along with them. They lived in as refugees in their own country, and by and by. But one thing, the resilience of this community is because of the commitment to the education. Their children, and their first priority after migration was that we must earn our livelihood and fend for our families, but will not compromise on the education. We must educate our children. Right. And this is that education which has now, as on date after 35 years, created a generation of talented young men and women Yes. who are spread all over the world, and they are managing the corporate world, government sector, Right. business sectors in a good way. Right. And this is the resilience this community has Right. to stand upon itself. But the problem is that all the successive governments of India Right. did not look back to them for
they did not support them. They did not create any columns of their return and rehabilitation back in their home. Yes. And my grievance as a social activist, along with my community, is that Kashmir has not seceded from India. It is part of India. Yes. And there is an attempt by Indian state Yes. to further integrate the state of Jammu and Kashmir with the rest of the country. But in this condition, a large population of Aborigine Hindus of Kashmir are left to fend for themselves, and they live as refugees in their own country. Other day in her program, I was saying that we live in perpetual distress. Yes. Yes. Undoubtedly. And I am part of that population which lives in perpetual trauma, perpetual agony, and perpetual distress. Yes. There is physical, mental, medical distress also. But overall, there is a colossal distress of rootlessness, Yes. which is more manifested in the failure of all the regimes so far, which came after 1990 as government of India. That is their failure not to help out Yes. this hapless community, Yes. because it's a unique community Yeah. in its own right, Right. and it needs a unique solution. Yes. Yes. And I remember when Inder Kishan Gujral was chief prime minister of this country for a brief time, Yes. he once was confronted with this problem in Jammu, where majority of the Kashmiri Pandits live. And he publicly promised and said that if the entire coffers of India have to be emptied for the return and rehabilitation of this illustrious community, Yes. that would still be a less price for Okay. what they have contributed Yes. to the Indian nationhood and idea of India. Right. Right. Sir, I am reminded of one of my couplet on the conditions which you have explained कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, और जी भर के होती है अब बंदगी, आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी, कई रंग दिखला जो गई अब Wow. जिंदगी. Sir, at number of occasions we have been hearing, and today you have given first eye view of the situation and position of that place. That is definitely, but definitely, as I have mentioned in my couplet, adversities, they bring strength in you. Correct. And that is why a very illustrious personalities are coming forth to explain this fact. Again, I am reminded of one thing कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता, बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है, ठोकर खा के तो गिरी जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता है. तो सर, आप लोगों ने मर्दानगी का सही उदाहरण प्रस्तुत किया है. सर, इस दास्तान के बाद मैं ये जानना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए, सर, एज ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, आप किन किन एरियाज को टच करते हैं अपने प्रोफेशन? देखो जी, मैं तो एसेंशली दिल्ली आके जी 1990 में जी दिल्ली हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हुआ. ओके. तो उसमें लाजमी तौर से क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करना था, यस.
मेरा कश्मीर के टेन्योर में वाइडर एक स्पेक्ट्रम ऑफ लॉ की प्रैक्टिस थी. Yes. सिविल लॉ भी करता था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी करता था. Okay. So there you were doing this private practice. Yes. Okay. और उसके यहाँ आने के बाद एक अपना फुट होल्ड भी जमाना था. Yes. तो एक अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वॉज इंडक्टेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर In a high court. इन द दिल्ली हाई कोर्ट. Delhi High Court. Yes. तो उसमें कुछ मुझे चैलेंजिंग टास्क्स दिए गए जी. और एक चैलेंज मैंने भरपूर लिया, वो लिया नारकोटिक्स का. Okay. एंटी नारकोटिक्स प्रोसिक्यूशन मैंने बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस किया है. Okay. Okay. और यहाँ कानून में एक लूप होल मुझे रिसर्च करके दिखा कि जो भी नारकोटिक का मुल्जिम होता था उसको हाई कोर्ट किसी टेक्निकल वजह से बेल वगैरह Yes. करती थी. Right. तो मैं जब आया प्रोसिक्यूशन में तो मैंने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया. मैंने कहा एक प्रोविजन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको नज़रअंदाज करके बेल दे रहे हो, जी. तो ये ठीक नहीं है. Okay. तो कई हाई कोर्ट जजेस कन्विंस नहीं हुए मेरे आर्गुमेंट से. तो मैंने एक आध केस सुप्रीम कोर्ट ले गया Okay. 91 में. Okay. तो वहाँ से मैंने एक रूलिंग लाई कि जब तक उस प्रोविजन को इन्वोक नहीं किया जाए तब तक बेल एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं होगी. Okay. तो ये लॉ ऑफ द लैंड बन गया. और तब से जितना भी नारकोटिक केसेस होते थे हाई कोर्ट में उन पे थोड़ा सा रोक लगा कि बेल वेल होने नहीं पाए. Okay. Okay. तो मेरा भी एक नाम हो गया भाई ये तो एंटी नारकोटिक वकील है जबरदस्त वगैरह. Right. Sir, would you briefly touch that provision That is which you feel was earlier ignored and you emphasize that it should be kept in mind? no, there is one provision in the Narcotic Act which says that if you entertain a bail application, Right. you have to give public prosecutor the notice. Okay. Without his objections, Okay. 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 you cannot Right. take up the matter for bail. Right. Right. Got it. Right. Got it. Yes. So this became a trend here. Okay. And during that prosecution period, I did lots of other white collar cases, corruption cases, Naturally. Naturally. and it was a brief spell of about 2 years. Okay. Thereafter, there was a very big case going on those days, namely the Bofors case. Okay. Okay. And it was very high-end, Yes. high-profile case. Yes. And at one point of time, one of the government lawyers for CBI, he flawed in the court, let me Okay. put it mildly. Okay. And out of that flaw, there was a likelihood of the accused in the Beaufort case getting benefit of. Right. But the prosecuting agency CBI requested the judge to hold on Okay. because we want to change the lawyer. Okay. Okay. So after a lot of struggle in the courtroom, prosecution succeeded. Okay. Then CBI was trying to look for an appropriate counsel. Right. They approached Solicitor General, Attorney General. Okay. They approached many seniors also.
couple of influential seniors named me. Okay. They said, you approach. CBI approached me, and I had a lot of tussle within me, should I or should I not accept? Okay. To be and not to be. Right. But finally I took a call. I said, this is also another challenge. Right. From narcotic to white collar. Yes. Right? Yeah. So I developed a feeling of being a crusader against narcotics, against terrorism. I was doing already, against white collar crimes. Okay. Right? In the high places of politics and bureaucracy. Yes. Right. Right? Yes. That was an additional Yeah. feature. It was a international issue. Yes. Yeah. Yes. So I got engaged as the sole in charge of Okay. the case. Okay. Then I was given a choice that if you need somebody to help you as a senior counsel, you do it. Right. So there was a great challenge in that case. The criminal law jurisprudence was not equipped till that time to deal with, as you said, international ramification cases in corruption. Right. Because our criminal jurisprudence was limited to the jurisdiction of India alone. Okay. So we could not travel beyond. So if the proceeds of the crime of corruption have been parked somewhere else, how would you reach there? Yeah. Yeah. You have no mechanism. Yes. Yes. You have no power. Right. So this was a very big challenge. Yes. So we overcame this by a provision called a letter rogatory. Okay. So judiciary gives you permission to travel to the foreign country where the corrupt money is parked, and with the assistance of that jurisdiction of the judge, the police of that concern will aid you in your investigation. Okay. That is the concept, Yeah. right? Right. For that, they need a judicial order called letter of gatory Okay. from your jurisdiction, Right. right? So there was no provision. When I filed an application for issue of that, judge said, which provision? Somehow, with the judgment, old judgment of Privy Council and all that, lot of research, Yeah. we managed to get it. Okay. But at the same time, we recommended to the government to amend the criminal procedure and incorporate a provision for letter of gatory. Okay. That is how we have Yes. contributed Right. towards this law Yeah. in creating a new provision in the statute. I think under those provisions, this present government has been claiming very loudly that we'll fetch back the money. Fundamental Yeah. contribution is Yeah. ours. Okay. Yes. Okay. Wonderful. But in Yes. that, let me tell you, I took the help of an eminent jurist that time. Okay. That was Mr. Ram Jethmalani. Acha. Though he had nothing to do with it, Yeah. but because of my personal equation with him, he counseled me, he educated me, and he gave me the line of action to argue. But he said that for future you may get it in this case, but for future you have to devise some mechanism. Yes. And for future, we wrote to the government, we had marathon sessions, Right. and then the law came up. Right. Wow. Wonderful. So I must here in my interview offer my gratitude to the eminent jurist Ram Jethmalani for Right. that also. Right. Yes. Yes. Right.
Das, would you like to have Yeah, I put was any amazed. question? Huh? Yes, thank you so much for the opportunity again. I was amazed to hear his stories when I Yeah. met him personally, because I was connected to him with one of my friend who's Rakesh, who introduced me to him, and then I heard about his story just recently. Okay. Without knowing much, sometimes it's a divine connection that I Yes, get. yes. I honored him that day on the stage and everything, and right. later on I heard his story. Yeah. So when I heard his story, I said it should just people should know about it, Yes, and I was yes. very privileged Right. and to know you and all the things that you have done. One thing you mentioned about Priyadarshini case. Yes, yes, yes. Yeah. So there was another big challenge. Okay. A law student in university, Mm-hmm. campus law college, Mm. was being stalked by some boys, inquisitive boys, and she was pretty good looking. Okay. And she was incidentally a Kashmiri Pandit girl. Okay. And that stalking turned into a very ugly situation Mm-hmm. that he was so infatuated with her that he wanted to grab her some way, one way or the other. And ultimately, he reached her home when she was alone Okay. in Vasant Kunj, Mm-hmm. and then killed her, raped her. I don't know, out of vengeance or infatuation, whatever. And it became a big case. Okay. And when the boy was tried, Mm. he was a very influential boy because his father was an IPS officer at a very high position, Okay. and he manipulated many things. And during the trial, he was acquitted Okay. by the sessions judge. Acha. So we filed an appeal in the High Court. Okay. It was purely based, there was no eyewitness because Right. it was purely a circumstantial evidence based case. Mm-hmm. So our task was very onerous and very difficult to Yes. connect all the dots in the circumstances. Right. Were you associated at the stage of? Not trial. Okay. At the time of appeal, only in Okay. High Court, Okay. because I never practiced in the lower Right. court. Right. So what happened was that we researched a bit on this. Mm. And there was a famous case going on that time in US, O.J. Simpson case. Okay. And in that O.J. Simpson case, the fundamental issue was DNA. Hmm. I was watching that case as an inquisitive criminal lawyer. Right. And also I researched on the medical jurisprudence and also on DNA subject. I found that DNA was on the file of trial court, but he gave him benefit of doubt of not accepting that DNA report fatal against the accused, for the reason because he followed a old hackneyed protocol. Hmm. And the judge, in his enthusiasm, supplemented his Observation. observations as an expert Mm-hmm. of DNA, Okay. which I challenged. Okay. I said, A, the protocol used by him is wrong. Mm-hmm. B, that he cannot supplement, he is not a forensic expert. Mm-hmm. He is a judicial magistrate, risen from ranks, Right. and he is nobody to just pass a sweeping judgment on a technical issue. Yes. Right. Yes. So we succeeded in. Okay. We nailed, Hmm. and the division bench of the High Court, which was hearing the appeal, Okay. Right. they sentenced the accused for death. Okay. It was a death sentence. Acha. And it was all over Because media.
the culprit committed rape, and as it well was as rare. It was Murder. rare of rare. Huh. Yeah. Murder and rape. Yeah. So it came under the rare of rarest category. Yeah. So So, then sir, Supreme please. Court reversed the death sentence but upheld the life sentence. Right. That is the status of that. Okay. 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 Sir, that connects me the latest things which are going on in Calcutta. Yes. Yeah. Yeah. Because even our audience would be definitely thinking this thing, Yes. that we have reached so near to the point, and if I don't ask his observation about all those happenings, Yes. Yes. perhaps I'll be feeling that a very appropriate person is here who can comment on all the aspects. You know, my servant's 8-year-old daughter, my own servant's 8-year-old daughter was raped, and the accused fled, and the father was arrested, and she was in hospital. So we all contributed and sent her immediately to the village, because she had left the daughter thinking that she'll be safe there rather than being in Gurgaon or Delhi, right? But she was raped by, she's just 8 years old. You know, the doctor case is severe, it's not good at all. But I feel that people who do this, they should be severely punished, because if we do not have this kind of terror created, Right. the crime will continue. Mr. Chopin, getting a clue from what she has talked, I think you must have come to know the latest observation in Calcutta's case, that it is not one particular person who committed rape, but it is as many as 30 people who have committed the rape on that day. If it is not 30, if it is 25, if it is 20, if it is more than 10. After all, is it not a slur on the part of mankind as such that this This is called the beastly tendencies. Yes. Beastly tendencies. Yes. In a And male. all the more if our worthy chief minister, and that too a lady. No, we'll not go into that. Let Okay, us go to okay, the merits fair of the enough. case only. Yeah, yeah. It is a beastly act, Yes. very barbaric, Yes. Yes. and it's an act of neglect also by the authorities of the hospital. Yes. Yes. And what is in the public domain, I can comment on that only. Yeah. On the basis of that, that is that even FIR was not lodged by the hospital. They wrote a Yes. letter to the police. Yeah. And then 3 hours later, her father was made to write an FIR, and that is Right. now the FIR, Yes. official FIR. Yeah. And there is lack of evidence as of now. That's why it is handed over to CBI, Mm-hmm. because CBI is more thorough Yeah. and focused investigator in this country. And they will go to the bottom of the case. And there are many conjectures on both sides. And the fact is that we have lost a young Yes. doctor. Yeah. Yeah. And if we had lost her just as a murder, so having inflicted a rape Yeah. and then killed her, Yes. That too so brutally. that so brutally, Yeah. that is condemnable as one of the heinous crimes. It comes under the rare of rarest category. Yeah. And since we are a rule of law nation, so law has to take its own course. Yes. But I was today happy that Supreme Court has taken cognizance of it today, Yes. and Chief Justice very heavily and very, very
toughly said that we are constituting a national level special task force Okay. of eminent doctors and eminent bureaucrats to look into the overall gamut of the security scenario, Yes. working conditions, Right. and other allied issues Yeah. in all the hospitals of the country, whether these are private or public Yes. Right. hospitals, Right. and particularly with respect to the ladies, interns, and residents, and who work for the night shifts there. Right. What is the sense of security that hospital will be? So I am really happy that Yes, yes. Chief Justice of Yes. India Yes. and Supreme Court has taken it upon itself, and they have asked everybody to assist that committee. Yes. And I think they have, on Thursday also they are hearing on the facts of this case. Right. So they are gathering the facts. They have asked CBI Mm-hmm. to immediately file a status report that what investigation they have conducted so far. Yeah. Yes. So that is what I know as Right. of now. Right. Yes, my prayer that we should really be safe, the girl children. Yes. Like, I have 3 daughters. Yeah, So yeah. when I hear such things, it's like, yeah. should I even send them to study Right. medical? Right. Because one of my daughter wants to study medicine. So it was like, is it worth sending her to medical college? You know, all these things come. Yes. And 8-year-old daughter, like my youngest one is 8-year-old. Yeah. When I heard that, my heart was broken. Right. Like, she's 8-year-old. I can't even imagine. Right. So it's I pray that we get Yes. justice, and some rules should be made. Yeah, it And would be there- made. It It has should be a- raised very, very important fundamental issues, Yes. which I Oh, that think- was in Nirbhaya's case Yeah, also, yeah, but Yes. that time also there was hue and cry all over. Yeah. Yeah. But this doctor's issue is a slightly Much on more. a higher pedestal. Yes, 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 yes. yes, That reminds me, recently you were honored by the Chief Justice of India. Tell us about That it. was by this Chief Justice. That was for my accomplishments in the law, Yeah. because that was recommended by Bar Association of Supreme Court in the category of 35 or 40 plus years in the practice, whatever the good accomplishments are. So That's an Chief honor. Justice. Yeah. Yes. So nice. Sir, after having your short interview, I strongly personally feel that as and when you get time and if you come here, I think people would be motivated to follow your path, your directions, and we feel like talking more and more to you and try to understand No your problem, sir. experience. Anytime. Yes, I will- we'll take it I'll our be glad. privilege. I'll be glad to educate my own people Yes, of yes, this country. yes, After yes, all, yes, whatever we are because of people. exactly. Yes, before we exactly. leave, Yeah. I just want you to say for 1 minute, Yeah. you attended the program. How did you feel about Oh, it, and what that should was- we do in future? Please Program answer. was phenomenal, and you were connecting fashion with the stress management. That was a phenomenal theme, and the presence of the gathering there with lot of enthusiasm was very encouraging. Yes, yes. And you had drawn people from various Walks of life. walks of life, from bureaucracy to a former general of the army. You know, he was too good, Yes, and actors, then the real survivors of certain fatal Yes. and terminal diseases. So it was an enriching experience of diverse, knowledgeable event. It was not a regular event. yes, So that's why I said you must Continue. continue and keep it on.
It came as a honor. divine guidance for me because the pressure of the event, because people don't understand it, I had to raise all the funds on my own and all that. So before the event, I was thinking, this is it. This is my fourth and last. I'm not going to do anymore. But when you said that from the stage, it was like for me confirmation from divine that I should Yes. continue what I'm Yes, doing. yes. Sir, she have been coming here and talking on all such issues. So somewhere, it is a continuous process with her. And that's something really wonderful. Yeah, and thank you so much. Gambhirji always inspires me. He Ah, says, keep you- Thank doing you, what sir. you're doing. Yeah, it's a pleasure for me and for my whole staff member Yeah. that you are here. So श्रोताओं, हमने आपके बिहाफ पर मिस्टर अशोक भान से एक वादा ले लिया है कि जब कभी भी इनके पास समय होगा, और आप क्योंकि आप गुड़गांव ही रहते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत प्रिविलेज की बात होगी अगर आप मेरे पास गाए बगाए समय निकाल कर आएंगे और आपसे बात करके जो एनरिचमेंट हम महसूस करते हैं, दैट इज़ ट्रिमेंडस, अद्वितीय है वो। और हम चाहेंगे कि परमात्मा हमें इस बात से डेफिनेटली तो एक स्फेयर रह गया है जी प्लीज, कि वो क्विकली मैं करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। रिफ्लेक्टेड, मैंने जब हमने देखा कि देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत का कोई दोस्त ही नहीं है जो कश्मीर पे उनको सपोर्ट करे। ओके एक ऐसा मंजर था जी 90 से 96, 97 तक कि भारत का एक भी विदेशी दोस्त भारत के लिए बात कहीं नहीं करता था, ना यूएन में, ना यूएन ह्यूमन राइट्स में, बल्कि भारत को कोसते थे, भारत को क्रिटिसाइज कर। यस, इवन इंटरनली सर। यस, नहीं एक्सटर्नली मैं कह रहा हूँ। हाँ नहीं, वो तो ठीक नहीं, है। कोई अमेरिकन नहीं, कोई Yes. ब्रिटेन नहीं, कोई ओआईसी नहीं, कोई यूरोपियन यूनियन नहीं, और ये सब पाकिस्तान ने खरीद के रखे थे। ओके जब हमारे साथ मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं की विदेश मंत्रालय की, उन्होंने कहा कि आप लोग समय दे पाएंगे। हमने कहा जरूर दे पाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, राइट, ये तो देश का मामला है। यस, तो हम लोग गए, डेलीगेशंस पे डेलीगेशन लेके लॉबिंग की, और अपना व्यक्तित्व जो हमारे साथ हुआ था जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पे और पाकिस्तान ने किया था, वो हमने विश्व के सामने बयान किया। ओके, और उस फेयरनेस के साथ बयान किया कि विश्व के काफ़ी लोग हमसे जुटने लगे। ओके, राइट। और ये हमने सरकारी लेवल पे नहीं किया, राइट, ये हमने प्राइवेट लेवल पे, एनजीओज लेवल पे करवाया, ओके, सरकारी डेलीगेशंस में करवाया। जैसे मैं जाता था, मेरे साथ और भी लोग जाते थे, और हमने ये बहुत किया। और उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर एलएम सिंह भी उन दिनों हाई कमिश्नर होते थे भारत के लंदन में। राइट, तो एक मीटिंग हमारी हुई, तो उन्होंने भी मेरे से कहा, क्योंकि हमारे सीनियर कलीग थे प्रोफेशन में, मैं जानता था उनको। उन्होंने कहा कि जिस शिद्दत से तुम लॉबिंग करते हो, मेरे को एक प्रोग्रेस मिली है कि 2 ब्रिटेन के एमपी ओके, वॉलंटियर किया उन्होंने कि हम भारत की सपोर्ट करना चाहते हैं। वेरी गुड। तो मैं बहुत एनकरेज हुआ। फिर ऐसे ही कई फोरम्स में हमने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था भारत के लिए, कश्मीर पे, कश्मीर की एट्रॉसिटीज़ पे, पाकिस्तान के विरुद्ध, कि वो कैसे आतंकवाद और जिहाद को अपना फॉरेन पॉलिसी और
एक्सटर्नल पॉलिसी बना के चलाते हैं और वो क्या क्या जुल्म करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये हमने बहुत शिद्दत के साथ किया। ओके, 5-6 साल हमने इस पे काफ़ी मेहनत की वेरी गुड। और तब जाके हमने इस एक्सटर्नल जो एक एग्रेशन, ये एक एक्सटर्नल एग्रेशन था इंटरनेशनल, यस, तो उस एग्रेशन को हमने रिपल्स किया। राइट, राइट, तो इंटरनल तो अपने आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, यस, वो तो कर ही रहे थे, यस, मगर एक्सटर्नल लेवल पे भी हमने राइट। देश के लिए ये काम किया हुआ है। चला था तो तनहा था और देखते देखते कारवां साथ हो लिया। बहुत और आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं नॉन पार्लियामेंटेरियन होके एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गया था, ओके, जनरल असेंबली में, ओके, और मुझे मौका मिला 2 बार कि उस जो पोडियम होता है मेंट फॉर हेड्स ऑफ द स्टेट, ओके, वहाँ से इंटरनेशनल यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया। क्या बात है। 3 cheers for you, sir. 3 cheers. Yes, thank you so much. Thank you so much once again. इसी जज्बे से ये मुल्क जो है वो इतना ऊपर उठा है, जी, जी, जी. अनडाउटेडली, Yes. डेफिनेटली। I feel in my heart that in coming days, Shers would take leading and do many changes in this nation. या That's my prayer and yeah. wish for you. And thank you once again. बात for ये है coming. मुरादा so जी, जिंदगी में जिनको भी कहीं भी दर्द मिलता है ना और उस दर्द को वो पालते हैं, जी, तो फिर ऐसे ही जज्बे जन्म लेते हैं और वो मुल्क के लिए भी बहुत सहायक साबित होते हैं। जी. तो साथियों, आज हम इतने में ही आपसे इजाज़त लेते हैं। कारण ये है कि बहुत कुछ कह दिया और बहुत कुछ कहना बाकी है। मेरी इच्छा है और दिली इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ बुलाएं और आपसे रूबरू कराएं। सर, आपका हमारे दोनों की तरफ से, हमारे स्टूडियो के मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। रियली ऑब्लाइज। Something, bang, bang, something, bang, bang, bang.